हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट को मैं खत्म कर रही हूँ। आज मैं आपको डेवलपमेंट स्टेज की लास्ट स्टेज बताऊंगी, एडल्टहुड स्टेज। देखो, ये जो चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बिल्कुल एज पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन किया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारे टॉपिक आपको एज पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन मिलेंगे। तो पूरा चैप्टर अच्छे से समझने के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि जितने भी नोट्स मैंने बोर्ड पर बनाए हैं, सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किए हैं। दूसरा, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करके भी पूरा चैप्टर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारे टॉपिक आपको एज पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन मिलेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एडल्टहुड स्टेज। एडल्टहुड स्टेज को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी आती है अर्ली एडल्टहुड, दूसरी कैटेगरी है मिडिल एडल्टहुड और तीसरी कैटेगरी है लेट एडल्टहुड, जिसे हम ओल्ड एज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ एडल्ट कौन होता है, कब आप डिफाइन करेंगे, कब आप कहेंगे कि ये पर्सन एडल्ट है। देखो, एडल्ट की डेफिनेशन में आपको लिखना है, इट रेफर्स टू बीइंग रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ सपोर्टिंग एंड वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी। आप कब कहेंगे कि ये पर्सन एक एडल्ट पर्सन है, ये एक एडोलसेंस है। तो किस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हैं एडोलसेंस और एडल्ट में। एडल्ट कौन होता है? एडल्ट वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैच्योर पर्सन होता है, जो सेल्फ सपोर्टिंग होता है और वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी होता है। तीनों ही पॉइंट्स को मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले लेते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन। देखो, एडल्ट वो पर्सन होता है, वो इंडिविजुअल होता है जिसके अंदर मैच्योरिटी होती है, जो अपने एक्शन के लिए खुद ही अकाउंटेबल होता है, अपनी ड्यूटीज को सीरियसली परफॉर्म करता है, वो अपनी खुद की फीलिंग को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करता है, अपने कमिटमेंट का वो ऑनर करता है। वो होता है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन। दूसरा आता है सेल्फ सपोर्टिंग। सेल्फ सपोर्टिंग कौन होता है? देखो, जो पर्सन सेल्फ रिलायंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, पावरफुल होता है, आत्मनिर्भर होता है, वो होता है सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ पर उसे फाइनेंस के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता अपने पेरेंट्स पर, वो इंडिपेंडेंटली अपनी लिविंग अर्न करता है। क्लियर? तीसरा होता है वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी। वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? जो पर्सन अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, जिसका सोशल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जो सोसाइटी में क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करता है, वो होता है सोशल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी। तो एक एडल्ट पर्सन मैच्योर पर्सन होता है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्वालिटी होती है, वो सेल्फ रिलायंट होता है, यानी वो इंडिपेंडेंट होता है, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग होता है, और तीसरा, वो सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, एज पर सर्कमस्टेंसेस वो अपने आप को एडेप्ट कर लेता है। ये होती है डेफिनेशन एडल्ट की। तो तीनों क्वालिटीज आपको एडल्ट पर्सन की समझ में आ गई। कौन कौन सी 3 क्वालिटीज हैं? पहले, पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा, उसके अंदर सेल्फ सपोर्टिंग क्वालिटीज होती है, और तीसरा, वो वेल इंटीग्रेटेड होता है सोसाइटी। अब मैं आपको एडल्टहुड की फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बता रही हूँ, जो है अर्ली एडल्टहुड। देखो, यूजुअली ये कंसिडर किया जाता है कि जो अर्ली एडल्टहुड होता है, इसकी एज होती है 20 to 40, यानी जब इंडिविजुअल की 20 साल की उम्र हो जाती है, तो वो एडल्टहुड में एंटर करना शुरू कर देता है, और जब वो 40 साल का होता है तो उसका अर्ली एडल्टहुड खत्म हो जाता है।
अब देखो अर्ली एडल्टहुड के दो मेजर टास्क होते हैं। कौन कौन से दो मेजर टास्क हैं? एक है करियर एंड वर्क और दूसरा है मैरिज, पैरेंटहुड एंड फैमिली। पहले हम डिस्कस करते हैं करियर एंड वर्क के बारे में। अर्निंग अ लिविंग, चूजिंग ऑक्यूपेशन एंड डेवलपिंग स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर। Choices are based on interest and abilities of individual. Entering in work is challenging as it requires competence and deal with competition to prove self. ये सारे पॉइंट्स आपको करियर एंड वर्क में लिखने हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अर्निंग अ लिविंग, चूजिंग ऑक्यूपेशन एंड डेवलपिंग स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर। देखो, जब इंडिविजुअल अर्ली एडल्टहुड में एंटर करता है तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर को डेवलप करे। स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो एक ऑक्यूपेशन चूज करता है ताकि उस ऑक्यूपेशन से वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। लाइवलीहुड अर्न करना यानी वो अपनी आजीविका कमा सके, वो इंडिपेंडेंट बन सके। ये जो पीरियड है ये स्टेबिलिटी और चेंज का पीरियड है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी होता है। जब बच्चा एडोलसेंस पीरियड में होता है तो वो पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है फाइनेंस के लिए, लेकिन जब वो एडल्टहुड में एंटर कर जाता है तो वो इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो जाता है। वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने की कोशिश करता है, वो ऑक्यूपेशन चूज करता है, क्योंकि जो एजुकेशन उसने एडोलसेंस पीरियड के समय गेन की थी अब उसे वो प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। तो आपको करियर एंड जॉब का फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि यहाँ पर वो ऑक्यूपेशन चूज करता है, जॉब चूज करता है, अपनी लाइफ का एक स्टेबल स्ट्रक्चर डेवलप करता है ताकि लाइवलीहुड को अर्न कर सके। दूसरा पॉइंट आता है चॉइसेस आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। अब देखो, जो ऑक्यूपेशन वो चूज कर रहा है, जिस जॉब में वो एंटर कर रहा है, चाहे वो कोई एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो कोई बिजनेस है या फिर वो कोई प्रोफेशन है, वो उसकी एबिलिटीज और इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है। जिस चीज का उसे इंटरेस्ट है, जो उसके अंदर एप्टीट्यूड है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, जितनी उसके अंदर एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग उसे ऑक्यूपेशन मिलता है, प्रोफेशन मिलता है, एम्प्लॉयमेंट में वो एंटर करता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी चॉइस पर कि वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑप्ट करेगा। क्या वो बिजनेस ज्वाइन करेगा, क्या वो एम्प्लॉयमेंट में एंटर करेगा यानी जॉब करेगा, किसी के यहाँ नौकरी करेगा, या फिर वो अपना कोई प्रोफेशनल सेटअप ऑर्गेनाइज करेगा, किसी प्रोफेशन में वो एंटर होगा। तो ये डिपेंड करता है उसकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट और चॉइस पर। तीसरा पॉइंट आता है एंटरिंग इन वर्क इज चैलेंजिंग एज इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंस एंड डील विद कंपटीशन टू प्रूव सेल्फ। अब देखो, जब आप करियर के पाथ में एंटर करते हैं, जॉब के पाथ में एंटर करते हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग पाथ होता है। क्यों चैलेंजिंग पाथ है? क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स से आपको फेस करना होगा। आपके सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े होंगे, वहां आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि मेरे अंदर वो एबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज है, वो पोटेंशियल है जिससे मैं इस पर्टिकुलर जॉब का हकदार हूँ। यानी आपको अपने कॉम्पिटेंस को यहाँ पर प्रूव करने की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, सब चैलेंजेस को कोप करते हुए, ओवरकम करते हुए अपने आप को, अपने सेल्फ को प्रूव करना होता है ताकि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप सुटेबल हो सके, आप फिट हो सके। उस जॉब को एक्वायर करके आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सके। तो समझ आया, करियर एंड वर्क ये अर्ली एडल्टहुड की फर्स्ट स्टेज होती है, क्योंकि इसमें
जो एडोलसेंस होते हैं वो एडल्ट बन चुके होते हैं, वो करियर को चूज करते हैं, जो एजुकेशन उन्होंने एक्वायर की थी, गेन की थी, उसको अब प्रैक्टिकली अप्लाई करके जॉब लेते हैं, ऑक्यूपेशन लेते हैं, प्रोफेशन में एंटर करते हैं ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके और इंडिपेंडेंट बन सके। अब देखो, जब वो फर्स्ट टास्क को अचीव कर लेता है, यानी वो जॉब में सेटल हो जाता है, अपने करियर को चूज कर लेता है, तो सेकंड टास्क उसका स्टार्ट हो जाता है अर्ली एडल्टहुड फेज में। सेकंड टास्क में आती है मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली। एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर स्पाउस टेस्ट, लाइफस्टाइल, लाइक्स, dislikes and financial problems. Sharing responsibilities if both the partners are working. Parenthood is stressful transition through accompanied by love for baby. अब देखो, जब इंडिविजुअल सेट हो जाता है अपनी जॉब में, तो सेकंड टास्क में आती है उसकी मैरिज। अब देखो, मैरिज में आपको एडजस्टमेंट्स करने होते हैं अपने स्पाउस के साथ। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, जिसके साथ आपको सारी जिंदगी बितानी है। तो स्पाउस के टेस्ट, स्पाउस के लाइफस्टाइल, स्पाउस के लाइक्स, डिसलाइक्स, फाइनेंशियल इश्यूज के साथ कोप करते हुए आपको लाइफ में स्टेबिलिटी लानी होती है ताकि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हुए आप अपनी आगे लाइफ में कंटिन्यू करते हैं। दूसरा, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ बोथ आर वर्किंग। देखो, अगर स्पाउस वर्किंग है तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, आपको केयरिंग और शेयरिंग स्किल्स वहां पर दिखानी होती है, क्योंकि जब आपका पार्टनर भी वर्किंग है तो उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हुए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी शेयर करना होता है। तीसरा, पेरेंटहुड इज स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन थ्रू अकम्पनीड बाय लव फॉर बेबी। अब देखो, जब बेबी आ जाता है तो आपकी और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इस वजह से पेरेंटहुड पीरियड को स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है, क्योंकि अब बेबी की केयर करना भी आपकी ही जिम्मेवारी होती है। आप घर का वर्कलोड ले रहे हैं, ऑफिस का वर्कलोड ले रहे हैं और इसके साथ साथ बेबी की केयर भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से पेरेंटहुड पीरियड को स्ट्रेसफुल ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है। अब देखो, अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। पहले सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे थे, फिर अपने स्पाउस के बारे में सोच रहे थे, फिर बेबी के बारे में भी सोचने लग गए और अब अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी एंटायर फैमिली की जिम्मेवारी आपके ऊपर ही आ जाती है। इस वजह से अर्ली एडल्टहुड पीरियड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पीरियड होता है, क्योंकि सबसे पहले तो आप करियर को सेट करने की सोचते हैं, जॉब ढूंढते हैं, जॉब ढूंढने के बाद आप मैरिज करते हैं, फिर मैरिज करने के बाद आप स्पाउस की नीड्स को भी कंसीडर करते हैं, उसके बाद बेबी की टेक केयर करते हैं और फिर पूरी फैमिली की आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। सारे स्ट्रेस को कोप करते हुए अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी डेवलप करते हैं। ये होती है अर्ली एडल्टहुड स्टेज। क्लियर? अब मैं आपको सेकंड कैटेगरी बता रही हूँ एडल्टहुड की, जो है मिडिल एडल्टहुड स्टेज। मिडिल एडल्टहुड में this is the stage when career are usually at peak. Decline of physical health, जैसे vision है, hearing है, change in physical appearance, जैसे wrinkles आ जाते हैं, hair grey हो जाते हैं। Memory starts declining, especially long-term memory. Wisdom may improve with age. ये सारे पॉइंट्स हैं जो आएंगे मिडिल एडल्टहुड स्टेज में। मिडिल एडल्टहुड स्टेज को 40 से 60 साल की उम्र के बीच में कंसीडर किया जाता है।
देखो, मिडिल एडल्टहुड स्टेज में जब आप एंटर करते हैं, यानी 40 साल के बाद आपकी जो सिचुएशन होती है उसमें आपका करियर पीक पर होता है। यूजुअली जो आपने मेहनत की थी अर्ली एडल्टहुड स्टेज में, उसका रिजल्ट आपको दिखाई देता है मिडिल एडल्टहुड स्टेज में, क्योंकि आपका करियर पीक पर होता है, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। दूसरा, आपके अंदर जो एग्रेशन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं। यहाँ जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो साउंड डिसीजन ले रहे हैं, तो इस वजह से आपके अंदर से एग्रेशन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स हैं। डिक्लाइन ऑफ फिजिकल हेल्थ। देखो, जब आप मिडिल एडल्टहुड में एंटर करते हैं तो हेल्थ डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपका विजन कम होना शुरू हो जाता है, हियरिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, जैसे आपके रिंकल्स आने लग जाते हैं, आपकी स्किन लूज हो जाती है, ग्रे हेयर, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ थिननेस ऑफ हेयर हो जाती है, बाल कम होने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं जब आप मिडिल एडल्टहुड में एंटर करते हैं। अब देखो, आपका कॉग्निशन है वो भी डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है, आपकी मेमोरी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी वीक हो जाती है। जैसे जो लोग मिडिल एज्ड होते हैं, अगर आप उन्हें कोई टेलीफोन नंबर बता रहे हैं तो वो बहुत क्विकली उसे लर्न कर लेंगे, यानी जैसे ही आपने फोन नंबर बोला बहुत जल्दी उनके याद हो गया, यानी उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो ठीक है, लेकिन जब उस फोन नंबर को कुछ दिनों के बाद आप उनसे पूछते हैं तो वो उस फोन नंबर को भूल जाएंगे, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी उनकी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। लेकिन देखो, यहाँ पर विजडम में इम्प्रूव विद एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वहाँ आपकी विजडम डेवलप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं, इस वजह से आप बुद्धिमान हो जाते हैं, आपकी विजडम डेवलप हो जाती है। तो देखो, कॉग्निशन में कुछ कॉग्निटिव एक्टिविटीज डिक्लाइन हो रही है, जैसे आपकी मेमोरी है वो डिक्लाइन होगी, लेकिन कॉग्निशन में कुछ कॉग्निटिव एक्टिविटीज आपकी इम्प्रूव हो रही है, जैसे आपकी विजडम इम्प्रूव हो जाती है, आप बुद्धिमान कंसिडर किए जाते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी विजडम भी डेवलप होती है, क्योंकि आप ज्यादा एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं लाइफ के, तो उन एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपके विजडम डेवलप हो जाती है, लोग आपको बुद्धिमान कंसीडर करते हैं, आपके जो डिसीजन होते हैं उन्हें इजीली एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि आपकी विजडम इम्प्रूव हो जाती है। तो समझ आया मिडिल एडल्टहुड स्टेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आएंगे मिडिल एडल्टहुड स्टेज में। क्लियर? अब हम बात करते हैं ओल्ड एज की। देखो, ओल्ड एज को यूजुअली कंसीडर किया जाता है 60 एंड अबव, कि जब पर्सन 60 साल या इससे ऊपर हो जाता है तो उसकी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आज के पॉइंट ऑफ व्यू में देयर इज नो कट ऑफ demarcation line for old age, as it focuses how fit, how active and energetic you are. देखो, ओल्ड एज के लिए कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है, कोई कट ऑफ लाइन नहीं है, कोई फिक्सेशन पीरियड नहीं है, क्योंकि ओल्ड एज डिपेंड करती है, फोकस करती है कि आप कितने फिट हैं, कितने एनर्जेटिक हैं, कितने क्रिएटिव हैं, कितने कॉग्निटिवली स्ट्रोंग हैं। जितने आप फिट होंगे, जितने हेल्दी होंगे, जितने क्रिएटिव होंगे, उतने ही आपकी सोसाइटी में वैल्यू की जाएगी। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 75-80 क्रॉस कर लिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं,
फिजिकली फिट है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी सोसाइटी में एवरी वॉक ऑफ लाइफ में वैल्यू होती है। इसका लाइव एग्जांपल आप ले सकते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन 82 इयर्स की एज में कितने फिट हैं, कितने एनर्जेटिक हैं, जो केबीसी को होस्ट कर रहे हैं। तो ओल्ड एज के लिए कोई भी डिमार्केशन लाइन, कोई भी कट ऑफ लाइन फिक्स नहीं की गई है। समझ गए? पुराने टाइम में ऐसा बोला जाता था कि जब पर्सन रिटायर हो जाता है, इसका मतलब वो पर्सन ओल्ड एज में एंटर कर गया। लेकिन आज के टाइम में जो ओल्ड एज है उसकी डेफिनेशन बदल गई है। ओल्ड एज डिपेंड करती है आपकी फिटनेस पर, आपकी क्रिएटिविटी पर, आपकी एक्टिवनेस और स्मार्टनेस पर। क्लियर? अब देखो ओल्ड एज के फीचर्स बता रही हूँ। इसमें 3 फीचर है। एक है रिटायरमेंट, दूसरा है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम और तीसरा है डेथ ऑफ स्पाउस। पहले लेते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव वोकेशनल लाइफ चेंजेस लाइफ स्टाइल ऑफ पर्सन। देखो रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि पर्सन एक वोकेशनल लाइफ को बहुत टाइम से जी रहा था, अब उससे वो रिटायर हो रहा है, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। कुछ लोग इसे चैलेंजिंग लेते हैं और कुछ इसे बहुत इजी लेते हैं। चैलेंजिंग कौन ले रहे हैं? जो लोग सोचते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, हमारा जो सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है, सोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम है, वो खत्म हो जाएगा, तो उनके लिए रिटायरमेंट चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरा, जो लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जिएंगे, हम अपनी हॉबीज को, हम अपने इंटरेस्ट को दोबारा से डेवलप करेंगे, तो उनके लिए ये फेज इजी गो हो जाता है। वो अपने इस फेज में भी किसी तरह का कोई चैलेंज फेस नहीं करते। क्लियर? तो रिटायरमेंट डिपेंड करता है पर्सन के परसेप्शन पर कि वो कैसे रिटायरमेंट को परसीव कर रहा है। नेगेटिवली परसीव कर रहा है तो वो चैलेंजेस फेस करेगा, और अगर पॉजिटिवली परसीव कर रहा है तो उसकी लाइफ में स्मूथनेस होगी। दूसरा आता है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड होपलेसनेस। देखो जब पर्सन मिडिल एडल्टहुड स्टेज में होता है तो वो अपने बच्चों की लाइफ बनाने के लिए दिन रात एक कर देता है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उन्हें जॉब मिल जाती है, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ करके कहीं दूर चले जाते हैं, दूसरी जगह वो सेटल हो जाते हैं। कई बार वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं या दूसरी सिटी में सेटल हो जाते हैं। पेरेंट्स के लिए उन बच्चों के पास कोई टाइम नहीं होता, तो अब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं क्योंकि वो रिटायर भी हो चुके हैं। अब पूरा उनका फोकस घर पर ही है। जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो घर में वो अकेले रहते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, और कई बार क्या होता है कि ग्रैंड चिल्ड्रन भी अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल अकेले रह जाते हैं घर में। यहाँ पर वो होपलेस हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो अपना सारा पैसा अपने बच्चों की लाइफ बनाने में लगा देते हैं, तो उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं। पैसों के लिए भी वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इस वजह से उनके अंदर फीलिंग ऑफ लोनलीनेस डेवलप हो जाती है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस डेवलप हो जाती है। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो अकेले रह जाते हैं। इसे हम कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। क्लियर? अब देखो ओल्ड एज में क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं, और जब बच्चे साथ नहीं होते हैं तो उनको उन बीमारियों से भी अकेले ही टैकल करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। जो ओल्ड एज पीरियड होता है ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। क्लियर? और लास्ट पॉइंट आता है डेथ ऑफ स्पाउस मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। अब देखो जब लाइफ पार्टनर की स्पाउस की डेथ हो जाती है तो ओल्ड एज बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगती है, क्योंकि इस स्टेज में जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बिता दी और जब उसकी डेथ हो जाती है
तो बहुत चैलेंजिंग लाइफ लगती है। जिंदगी में बहुत ज्यादा खालीपन लगता है, अकेलापन लगता है, तो ओल्ड एज बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। ओल्ड एज में फिर पर्सन जीना नहीं चाहता। तो यहाँ पर चिल्ड्रन को सपोर्ट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को, जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि लॉस ऑफ स्पाउस को इजीली ओवरकम किया जा सके और आगे जितनी भी उम्र दूसरे पार्टनर की बची है उसे वो आसानी से जी सके। क्लियर? अब देखो, जो डेथ है ये सर्टेन है, ये इनएविटेबल है। कुछ लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ इसके पीछे कॉज असाइन कर देते हैं। जैसे देखो, इंडिया का जो गोंड कल्चर है वो क्या कॉज असाइन करता है डेथ के लिए, कि जब डेथ होती है तो वो मैजिक और डेमन की वजह से होती है। इसी तरह से तेलंगाना का जो मेडागास्कर कल्चर है वो कहता है कि डेथ नेचुरल फोर्सेस की वजह से होती है। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है डेथ के लिए, लेकिन जो डेथ है वो सर्टेन है, वो इनएविटेबल है, ये अटल है। और जो डेथ है ये लास्ट स्टेज है, डेवलपमेंटल स्टेज। क्लियर? आज आपका चैप्टर 4 हो जाता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नया चैप्टर लूंगी। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी चैप्टर 4 की जो लास्ट स्टेज है, एडल्टहुड स्टेज, ये अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।